नमस्कार दोस्तों, जिंदगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारी विशेष सीरीज चल रही है केवीएस पीजीटी मैथ्स को लेकर। इसमें हम आपको दोस्तों डेली रेगुलर इंटरवल पर गाइडेंस वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है एमसीक्यू बेस्ड ऑन फंक्शंस। देखिए अभी तक हमने दोस्तों आपको सेट थ्योरी में सेट्स के बारे में बता दिया है, रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल दोस्तों ये होने वाली है। केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दोस्तों जल्दी ही 2-3 महीने के अंतराल में हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आप एक सटीक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के संग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पेड बैचेस भी चलते हैं 6 to 7 एंड 7:15 to 8:15 PM दोस्तों ये बैच चलते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलती है, रेगुलर स्टडी बनी रहती है। देरी ना करें, तुरंत हमारे संग जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। आज रहेंगे दोस्तों टॉप एमसीक्यू बेस्ड ऑन फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लेट ए एंड बी बी टू finite sets having m and n elements respectively, then the total number of mapping from a to b। कल मैंने दोस्तों आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इट इज अ मैपिंग फ्रॉम a to b which associate every element of a to the unique element of b। अब आपसे कह रहा है कि मान लेते हैं a में अगर आपके m एलिमेंट हैं और b में अगर n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ मैपिंग दोस्तों कितनी हो सकती हैं। देखिए आपको आप समझना है कि यहाँ पर क्या है कि a1 a2 से लेकर मान लेते हैं am एलिमेंट हैं और यहाँ पर b1 b2 से लेकर bn एलिमेंट है। तो भाई जो फंक्शन की डेफिनेशन वो कहती है कि ए के सारे एलिमेंट को एसोसिएट करना है। यानी कि सारे एलिमेंट का मतलब है कि अगर हम पहले एलिमेंट की बात करूं तो उस पर टोटल दोस्तों आप देखेंगे कि भैया कितनी चॉइसेस रहेंगी, n चॉइसेस रहने वाली। सेम थिंग फॉर A2, यानी कि A2 को भी जब हम एसोसिएट करेंगे तो टोटल दोस्तों उस पर कितनी चॉइस रहेंगी, n चॉइस रहेंगी। सिमिलरली अगर मैं A3 की बात करूंगा तो भी उस पर n चॉइस रहेंगे और ऐसा चलता रहेगा अप टू m टाइम्स तक, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दोस्तों कितने हैं, m है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, n की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। हेंस द टोटल नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम a टू b विल बी n की पावर m। इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से कह सकते हैं। मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन a मान लेते हैं 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b मान लेते हैं 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितनी हो सकती है फ्रॉम a टू b। तो इसको दोस्तों कैसे दिखाएंगे, n की पावर m, यानी कि हो जाएगा 4 की पावर 2 हो जाएगा। यानी कि सिंपली 16 दोस्तों क्या हो सकती है, मैपिंग हो सकती है फ्रॉम ए टू बी। ये दोस्तों आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये है m और ये है आपका n। ओके, तो n की पावर m। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ मैपिंग जो कि आपके इंजेक्टिव हो फ्रॉम द सेट ए विथ m एलिमेंट टू द सेट विथ n एलिमेंट। देखिए कल का अगर दोस्तों आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 1 की बात करें, काइंड ऑफ फंक्शन में बताया था कि फंक्शन को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। इंजेक्टिव मैपिंग दोस्तों मैंने आपको बताई थी। इसमें आपको मैंने बताया था कि भैया अगर a और b अगर आपके दो सेट हैं तो डिफरेंट एलिमेंट के अगर डिफरेंट इमेजेस हैं, यानी कि मान लेते हैं a1 a2 से लेकर an, ये सारे के सारे दोस्तों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इनकी डिफरेंट इमेजेस हैं। मान लेते हैं b1 b2 से लेकर आपका bn है, इन सब की डिफरेंट इमेजेस हैं। तो उस केस में आपका क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ आपकी मैपिंग है वो उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं अगर इसमें m एलिमेंट है, यहाँ पर अगर n एलिमेंट है, तो देखिए अब a1 है, a1 के पास जब हम स्टार्टिंग से करेंगे तो a1 के पास दोस्तों कितनी चॉइसें रहने वाली है, यहाँ पर n चॉइस दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है ना। अब a1 पे अगर n चॉइस है तो मैंने पहले ही बोला कि अगर एक मतलब कि ये किसी से भी एसोसिएट हो सकता है, b1 b2 से लेकर bn किसी से भी एसोसिएट हो सकता है। अब जो a2 होगा दोस्तों, a2 पे जो चॉइस हो जाएंगी, नंबर ऑफ चॉइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे दोस्तों। ये कितनी हो जाएगी, n-m हो जाएगी, ठीक है, n-1 हो जाएगी। ये आपने समझना है कि भैया अब जो जो डिफरेंट एलिमेंट है उसकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। जब एक ने a1 पे जब स्टार्टिंग करेंगे तो इस पे क्या होंगी, टोटल n चॉइस रहेंगी। अब इसके बाद क्या होगा, जब a2 पे आएंगे तो उस पे एक चॉइस कम हो जाएगी। सिमिलरली जब हम a3 पे आएंगे तो उस पे भी एक चॉइस और कम हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों चलता रहेगा और ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा, n-m+1 तक चलेगा, यानी कि n-m-1 तक चलेगा। इसको दोस्तों हम किससे दिखाते हैं दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है, परमुटेशन। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, देयर आर n सीट्स अवेलेबल और उसमें दोस्तों आपने m कैंडिडेट्स को भरना है तो npm हो जाएगा, ठीक है ना। एट द सेम टाइम दोस्तों ये भी होना चाहिए कि जो m की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू n होनी चाहिए, तभी जाके क्या होती है दोस्तों, जो इंजेक्टिव मैपिंग है वो पॉसिबल होती है। कल वाली वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा दोस्तों, ये npm के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-m फैक्टोरियल, इस तरह से दोस्तों हम इसको शो करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपने समझना है कि 1-to-1 मैपिंग के केस में कि जो कोई भी एलिमेंट है वो रिपीटेशन नहीं कर सकता। a1 इनमें से किसी को भी
ले लेगा, उसके बाद जो A2 है फिर जिसको भी A1 ने लिया होगा उसको A2 नहीं ले सकता। ओके, यानी कि पहले के पास n चॉइस, दूसरे पे n-1, ऐसे ही चॉइस घटती चले जाएगी और लास्ट में क्या हो जाएगा, n-m+1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, m है। ये आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा डिफरेंट है। देखिए f होता है इट इज अ मैपिंग फ्रॉम A टू B, f इज अ मैपिंग फ्रॉम A टू B और f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। दोस्तों ये तीनों की तीनों आपके करेक्ट हैं, सेम चीज को बताते हैं, लेकिन दोस्तों ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। ये f सच दैट टेंस टू fx, ये दोस्तों इस टाइप का कुछ भी नहीं होता, तो ये आपका क्या है, डिफरेंट टाइप का स्टेटमेंट है, तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx बराबर दोस्तों आपको दिया हुआ है cos log e बेस x, fx इंटू एफ वाई माइनस 1/2 fx/y प्लस fxy की वैल्यू को दोस्तों आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, किस तरह से इसको किया जाएगा, इसका आंसर भी आप याद करेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। देखिए fx बराबर है दोस्तों cos log x, मैं e बेस हटा देता हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए log x लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो भैया fy कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos log y। ओके, ना सबसे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, इस फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं। देखिए fx/y, कहने का मतलब है जहां पर x है वहां पर x की जगह को रिप्लेस कर दो x/y से। तो आप जानते हैं भाई log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b होता है, तो यहाँ से हो जाएगा log x माइनस log y। ओके, सिमिलरली अगर आप fx इंटू वाई निकालना चाहते हो तो दोस्तों ये हो जाएगा cos log x इंटू वाई। अब log m इंटू n होता है log m प्लस log n, यानी कि log x प्लस log y। ओके, नाउ हमें क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का सम करना है। आप देख सकते हैं कि हमें निकालना क्या है यहाँ पर से, इन दोनों का सम, यानी कि fxy प्लस fxy, इसकी दोस्तों हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अब कुछ देर के लिए दोस्तों मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए a मान लेता हूँ, उसको b मान लेता हूँ, a और b। तो एक्चुअली आपको निकालना है cos a प्लस b, a माइनस b प्लस cos a प्लस b, ठीक है ना। अब दोस्तों आप जानते हैं cos a माइनस b और प्लस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का। ओके, 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का मतलब क्या हो गया, 2 cos a cos b का मतलब हो गया 2 cos, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज log x, और यहाँ पर cos b की वैल्यू हो जाएगी log y। ओके, ये दोस्तों हमें यहाँ पर फैक्टर मिल गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, फाइनली हम इस फैक्टर पे सारी वैल्यू को रख देते हैं। सबसे पहले होगा fx इंटू एफ वाई, यानी कि cos log x cos log y माइनस 1/2, इसकी वैल्यू हमने निकाली है, इस पूरे फैक्टर की जो हमने वैल्यू है वो यहाँ पर निकाली है, वो है 2 cos log x cos log y। ये और ये दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएंगे, log cos log x माई cos log y, ये दोनों के दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट भी आप दोस्तों याद कर सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको a दिया हुआ है x सच दैट x की वैल्यू है π/6 से लेके π/3, और fx दोस्तों आपको दिया हुआ है cos x माइनस x इंटू 1 प्लस एक्स। देन आपको दोस्तों fa निकालना है, fa क्या रहा होगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को मैं ध्यानपूर्वक देखता हूँ, fx बराबर है cos x माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आप इस फंक्शन को ध्यानपूर्वक देखें तो कई सारी चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आएंगी। देखिए क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आप इतना ध्यान में रखना कि भैया आपको इसकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू निकालनी है, एक तरह से आपको उसकी रेंज निकालनी है। अब देखिए मान लेते हैं कोई फंक्शन अगर आपका इंक्रीजिंग या फिर अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो भैया जो लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट पे उसकी लो वैल्यू होगी, हायर लिमिट में उसकी क्या होगी, हाईएस्ट वैल्यू होगी, कोई भी आपको इंटरवल दिया वो। सेम थिंग फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा कि भैया हायर जो लिमिट है उस पर आप देख सकते हैं कि उसकी मतलब लोअर लिमिट है उस पर उसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी, और हायर लिमिट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट होगी। ठीक है, मतलब सिंपली आपको क्या करना है, जो इसके कॉर्नर है उनको पकड़ लेना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसके लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है ना। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसको सिंपली क्या करो, डिफरेंशिएट करो एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो अगर दोस्तों मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो दोस्तों ये आता है cos x का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2x। ओके, यानी कि माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन एक्स प्लस 1 प्लस 2x।
नाउ देखिए इंटरवल अगर आप देखें इस इंटरवल में साइन दोस्तों क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है और एक्स भी दोस्तों आपका पॉजिटिव है, तो बाहर से नेगेटिव है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। भाई 1 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो टोटल ये आपका पॉजिटिव है और बाहर से नेगेटिव लगा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये कैसा फंक्शन है, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये आपने दोस्तों कॉन्सेप्ट समझना है। तो भाई अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो फिर तो आप कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि भैया ये अपनी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू अपनी लिमिट्स पर लेगा, मतलब कि जो कॉर्नर पॉइंट्स है इस पे अपनी हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू ले लेगा। ठीक है ना। तो भैया आपको पता है कि ये क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हाईएस्ट वैल्यू लेगा लोअर लिमिट पे और लोएस्ट वैल्यू लेगा अपर लिमिट पे। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, बस इस पर इसकी वैल्यू को रख देता हूं और कुछ नहीं करना है। यहां पर सबसे पहले रखो f पाई बाय 6, ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, हो जाएगा cos पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 इंटू 1 प्लस पाई बाय 6। ओके, cos पाई बाय 6 की वैल्यू होती है दोस्तों आपकी √3/2 माइनस पाई बाय 6 से लेके 1 प्लस पाई बाय 6, ये इसकी दोस्तों हाईएस्ट वैल्यू है। और अगर मैं इसकी लोएस्ट वैल्यू की बात करूंगा, मैं यहाँ पर इस इंटरवल की बात करूँ, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी यहाँ पर से आप जानते हैं cos पाई बाय 3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 माइनस पाई बाई 3 इंटू 1 प्लस पाई बाई 3। तो ये इसकी लोएस्ट वैल्यू है और ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। तो देखा जाए तो इसका जो रेंज हो जाएगी दोस्तों हो जाएगी, यहाँ पर लोअर वैल्यू रखेंगे 1 प्लस पाई बाई 3 और कॉमा पाई 3√3/2 माइनस पाई बाई 6 इंटू 1 प्लस पाई बाई 6। सो हेंस सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एफ दोस्तों एक इंजेक्टिव मैपिंग है जिसका डोमेन है XYZ और रेंज आपकी 1 2 3 है। देखिए आपको इंजेक्टिव मैपिंग दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि अगर fx बराबर fy है तो x बराबर दोस्तों क्या होगा, y होगा, ये आपने समझना है। ठीक है ना। रेंज आपको दी हुई है सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द रिमेनिंग आर फॉल्स। दोस्तों आपको ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से क्या होगा, एक करेक्ट होगा तो बाकी के दो क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। आपको वैल्यू निकालनी है f इनवर्स 1 की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। सॉल्यूशन भाई इसका किस तरह से होना चाहिए, ध्यान है रखना है कि आपके पास यहाँ पर इंजेक्टिव मैपिंग है, ए में XYZ है, बी में आपके 1 2 3 है, एक्जैक्टली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से क्या होगा, केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो पहले मान लेते हैं कि अगर ये करेक्ट है तो दो क्या होंगे, फॉल्स होंगे। अगर ये करेक्ट है तो बाकी के दो फॉल्स होंगे, अगर ये करेक्ट है तो बाकी के दो फॉल्स होंगे। केस 1 में मानते हैं कि मान लेते हैं fx बराबर 1 ट्रू है। अगर fx बराबर 1 ट्रू है तो इसका मतलब है कि दोस्तों ये fy डज नॉट इक्वल टू 1 फॉल्स होगा, यानी कि 1 के बराबर होगा और fz क्या होगा, 2 के बराबर होगा। अब देखिए आपको ये क्या बोला गया है कि दोस्तों x और y डिफरेंट है, x डज नॉट इक्वल टू y, लेकिन fx और fy क्या आ रहे, बराबर आ रहे, जो कि हमारे इंजेक्टिव, हमने क्या बोला है कि ये f क्या है, इंजेक्टिव है, इसको दोस्तों वॉयलेट करता है। कहने का मतलब ये है कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, यानी कि fx कैन नॉट बी इक्वल टू 1। सीधी बात है, हम इसको सही नहीं मान सकते। भाई यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि fx बराबर 1 को सही मानना गलत है, क्योंकि यहाँ पर fx बराबर 1 आ रहा है, fy बराबर 1 आ रहा है, यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट है, दे हैव सेम इमेजेस, सो मैपिंग कैन नॉट बी इंजेक्टिव। तो दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में मानता हूँ कि भैया fy डज नॉट इक्वल टू 1। अगर मैं fy डज नॉट इक्वल टू 1 कहूंगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इसका मतलब है कि fx डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और fz बराबर 2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी एक और केसेस हो गया, अगर fz बराबर 2 है, fx भी 1 के बराबर नहीं है, fy भी 1 के बराबर नहीं है, तो fx या तो क्या होगा दोस्तों, या तो आपका वो 2 के बराबर होगा या फिर 3 के बराबर होगा। ऐसे ही दोस्तों ये भी क्या होगा, या तो आपका ये 2 के बराबर होगा या फिर 3 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि भैया फिर यहाँ पर वही चीज़ आ गई कि इन दोनों में से ये भी 1 के बराबर नहीं है, ये भी 1 के बराबर नहीं है, ये 2 के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि भैया ये दोनों में भी आप देख सकते हैं कि ये भी क्या हो रहे हैं, इंजेक्टिव मैपिंग को वॉयलेट कर रहे हैं कि ये भी 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये या तो 2 के बराबर होंगे या 3 के बराबर होंगे। तो सीधी बात है कि मान लेते हैं कि ये अगर आप fx को 2 मान लो और इसको मान लेते हैं 3 मान लो, तो भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि fx बराबर 2 एंड fz बराबर 2, ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, लेकिन आपके क्या आ रही है, इमेज सेम आ रही है। सिमिलरली अगर मैं उल्टा कर दूंगा, इसको 2 मान लूंगा, इसको 3 मान लूंगा, तो अगेन आप देख सकते हैं कि fy बराबर 2 fz बराबर 2 है। तो अगेन दोस्तों ये क्या है, इंजेक्टिव मैपिंग को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कहने का मतलब है कि हम कंक्लूजन निकालें। अब तीसरा वाला केस देखते हैं कि भैया fz डज नॉट इक्वल टू 2 है। जब f डज नॉट इक्वल टू 2 है तो भैया fx डज नॉट इक्वल टू 1 होगा और fy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहां से क्लियर कट हो गया कि भैया fy दोस्तों क्या आता है, 1 के बराबर आता है। तो
अब आप देख सकते हैं कि एफ एक्स अगर 1 के बराबर नहीं है, एफ जेड डज नॉट इक्वल्स टू 2 है, तो भैया हम ये कह सकते हैं कि जो एफ जेड है वो आपका क्या होगा, 3 रहा होगा, और एफ एक्स दोस्तों क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। ये आप दोस्तों यहाँ पर से निकाल सकते हैं। तो भैया ये आपका केस हो गया कैसा, इंजेक्टिव मैपिंग का, बिल्कुल साफ साफ है। अगर एफ एक्स 1 के बराबर नहीं है तो एफ एक्स 2 के बराबर रहा होगा, और एफ जेड 2 के बराबर नहीं है तो वो 3 के बराबर रहा होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका ये बिल्कुल ये फुलफिल करता है। तो आपको दोस्तों फाइनली निकालना है, निकालना है आपको एफ इनवर्स 1। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि एफ इनवर्स 1 यानी कि 1 की आपको प्री इमेज निकालनी है, तो एक्चुअली क्या है, क्या वाई है। ठीक है ना, यहाँ पर से देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एफ एक्स बराबर है ए माइनस एक्स की पावर एन की पावर 1 अपॉन एन, जहां पर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एन इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। आपको एफ ओ एफ निकालना है दोस्तों। एफ ओ एफ का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है दोस्तों। इसको हम एफ ऑफ एफ एक्स से दोस्तों शो करते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, एफ एक्स की वैल्यू को दोस्तों यहाँ पर रख देना है। क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स की पावर एन की पावर 1 अपॉन एन है। कुछ देर के लिए आप सिंप्लिसिटी के लिए दोस्तों इसको वाई भी मान सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कुछ देर के लिए मैं इस पूरे पार्ट को y मान लेता हूँ। तो देखिए फिर से आपको पता है कि भाई एफ एक्स इतना है तो एफ वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस वाई की पावर n की पावर में हो जाएगा 1 अपॉन एन। ठीक है ना, अब यहाँ पर से आप क्या करिए, y की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, a माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज ये आपका पूरी y की वैल्यू है, तो ये जाएगा a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1 अपॉन एन। अब y की पावर n करनी है, तो यहाँ पर n हो जाएगा, और पूरे के बाहर से दोस्तों क्या है, 1 अपॉन एन। ध्यान रखना है कि पूरे y की पावर क्या करनी है, n करनी है। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से जब ये खुलेगा तो हो जाएगा a माइनस ए, और यहाँ पर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाहर से क्या है 1 अपॉन एन दिखाई देता है। a से a कटेगा, x की पावर n हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा, n से n कट जाएगा, तो क्या होगा, x के बराबर दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह के दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इमेज ऑफ एन इंटरवल -1 से लेके 3 अंडर द मैपिंग f फ्रॉम रियल टू रियल गिवन बाय एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 12x। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले क्या करें, इसका डिफ्रेंशिएशन करें। इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दोस्तों आपको आ जाएगा 4×12x² माइनस यहाँ पर 12 आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, अब देखिए सीधी बात है कि यहाँ पर -1 से लेकर 3 के बीच में अगर आप इंटरवल को देखें, तो आप ये नहीं कह सकते कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, क्योंकि भैया x की डिफरेंट वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, क्योंकि -1 से लेकर 3 का दोस्तों यहाँ पर इंटरवल है। तो यहाँ पर ये आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, आप ये नहीं कह सकते कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव फॉर दिस इंटरवल। ठीक है ना, क्योंकि आप दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें कि भैया अगर आप x बराबर अगर आप -1 रखते हैं, तो भैया इसकी वैल्यू आ जाती है 0। ठीक है ना, और इस तरह से अगर आप x बराबर 1 रखते हैं, क्योंकि आप वो भी इसके इंटरवल में है तो भी इसकी वैल्यू 0 आती है, लेकिन x बराबर दोस्तों 0 भी अगर आप रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस आती है। एट द सेम टाइम अगर आप x बराबर 2 रखते हैं, तो भैया 12 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4 माइनस 12, जो कि आपका पॉजिटिव आता है। तो कहने का मतलब है निगेटिव पॉजिटिव 0 दोस्तों तीनों आ जा रहा है, कि यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो अब आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगी, दूसरी टेक्निक अपनानी पड़ेगी, वो होती है मैक्सिमम मिनिमम वाली टेक्निक। मैक्सिमम मिनिमम वाली टेक्निक में दोस्तों हम क्या करेंगे, फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इट शुड बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हो जाएगा भैया 12x² माइनस 12 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर आ जाएगा +-1। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दोस्तों x बराबर आ गया 1, x बराबर आ गया -1, दीज आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए यही टेक्निक होती है, यहाँ पर से हो जाएगा 12 दूनी 24x। अब देखिए सबसे पहली बात है x बराबर 1 पे देखेंगे दोस्तों, ये आपका पॉजिटिव आता है, यानी कि x बराबर 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल। लोकल दोस्तों यहाँ पर बात समझना है कि यहाँ पर लोकल की बात हो रही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं है, लोकल दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा। और इसी तरह से अगर आप डबल डैश एक्स में यहाँ पर आप x की जगह पे -1 रखेंगे, यहाँ पर x की जगह पे -1 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू दोस्तों आपकी आ जाएगी <0। सो इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा। अभी दोस्तों यहाँ पर खेल खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि आप x बराबर 1 और -1 रखने पे वैल्यू निकाल लेंगे। आपके सामने दोस्तों ये इंटरवल दिया हुआ है, तो आप जनरली एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, -1 और 3 इसको भी दोस्तों इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, टोटल मिला के दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 1, -1 एंड 3, ये 3 दोस्तों हमारे पास पॉइंट आए हैं। इन 3 पॉइंट्स पे दोस्तों हम क्या करेंगे, वैल्यू को चेक करेंगे। जिस पर वैल्यू मिनिमम होगी तो वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, जिस पर वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इंटरवल है, इंटरवल के जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं,
ये एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, उनको भी दोस्तों चेक किया जाता है किसी भी कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो हमारे आए ही x बराबर 1 एंड -1 तो आई, और बाकी तो आप देख सकते हैं कि जो -1 है वो तो ऑलरेडी क्या है, लिमिट्स में भी इंक्लूडेड है -1, तो उसको बार बार लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि 1, -1 एंड 3, ये 3 पॉइंट्स में आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सिंपली क्या करना है, आपको फंक्शन की वैल्यू को चेक कर लेना है। देखिए क्या है फंक्शन की वैल्यू, ये है आपकी f(x) बराबर है 4x³ माइनस 12x। आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर x की जगह पे पहले 1 रखेंगे, यहाँ पर अगर आप 1 रखते तो आता है 4 माइनस 12 दैट इज -8, ठीक है। इसी तरह से अगर आप f -1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -4, लेकिन ये +12 हो जाएगा तो एक्चुअली 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक काम करते इसको मिटा देता हूँ। और दोस्तों ऐसे ही अगर आप, एक सेकेंड, ऐसे ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर से f3 रखेंगे तो सॉरी 1 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 रखेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 3 का क्यूब यानी कि 27 माइनस हो जाएगा 12 इंटू 3, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है 128 माइनस हो जाएगा भैया 12 3 36, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 3 गया 7, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इन 3 पॉइंट्स में मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों ये है। तो यानी कि इसकी जो रेंज है दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी, -8 से 72 हो जाएगी। ओके, सो ये दोस्तों इसमें तरीका रहता है, ठीक है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता या डिक्रीजिंग होता तो हम सिंपली क्या करते, ये कॉर्नर पॉइंट्स में वैल्यू को चेक कर लेते। लेकिन दोस्तों ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, इसलिए दोस्तों हमें क्या करने पड़ेंगे, इसमें जो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इन टर्निंग पॉइंट्स को दोस्तों हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट को हमें दोस्तों निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम इनसे कंपेयर करेंगे। हो सकता है कभी कभार क्या हो सकता है कि इस पर ही फंक्शन क्या ले ले, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ले ले, लेकिन हमें तीनों पॉइंट या चारों पॉइंट जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनको चेक जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो इसकी रेंज आपकी कितनी आ जाती है, -8 से 72 निकल के आती है। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, a बराबर है 1 2 3 4 विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन फ्रॉम a टू इटसेल्फ। a टू इटसेल्फ दोस्तों आपने देखना है कि भैया कौन फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन ये कैसे कहती है कि भैया a के सभी एलिमेंट को a के एलिमेंट्स के संग आपने यूनिकली एसोसिएट करना है, ठीक है ना। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर आप रिजल्ट से देखें तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको केवल डायग्राम की मदद से मैं बताऊंगा कि भैया कौन कौन से इसमें फंक्शन है, कौन कौन से नहीं है। अगर आप दोस्तों देखें, सबसे पहला अगर आप रिजल्ट देखें तो ये आपका है पहला वाला फंक्शन। मैं एक काम करता हूँ, इसमें f1 अप्लाई करता हूँ तो आप देखिए y बराबर क्या होना चाहिए, x+1 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 1 रखूंगा तो y कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 2 रखूंगा तो ये 3 आएगा, 3 रखूंगा तो 4 आएगा, लेकिन 4 रखने पे क्या आता है, 5 आता है, जिसके लिए कोई भी यहाँ पर इमेज नहीं है। ओके भाई, यहाँ पर अगर आप 4 रखें तो क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस एलिमेंट की तो भैया कोई इमेज है ही नहीं, और क्योंकि दोस्तों हमें क्या चाहिए कि सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, तो भैया ये फंक्शन नहीं है, तो हेंस दिस इज नॉट फंक्शन। ओके, नाउ अगेन फिर से अगर हम यहाँ पर देखें x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन 4 है तो y की वैल्यू है ग्रेटर देन 4 माइनस x। अब दोस्तों इसको भी दोस्तों हम इसी तरह से एसोसिएट कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से मिटाता हूँ, फिर से हम इसको बनाएंगे। देखिए बहुत आसान है, एक बार आप इसको समझ लीजिए डीपली, उसके बाद एग्जाम में तो आप इसको देख के चुटकियों में आप इस तरह से कर सकते हैं। 1 2 3 4 फिर से लिखो। यहाँ पर देखिए x की जगह पे रखेंगे 1 तो y की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 3। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 3, इसका मतलब है ग्रेटर देन 3 कौन है भाई, 4 है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर x की जगह पे अगर मैं दोस्तों यहाँ पर 2 रखूं तो y की वैल्यू है ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 का मतलब है भैया उसमें दोनों आएंगे, 3 भी आएगा 4 भी आएगा। ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा कौन हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है जब x 2 होता है तो 2 3 से भी एसोसिएट होगा, 2 4 से भी एसोसिएट होगा। तो भैया ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिकली एसोसिएट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि f2 बराबर 3 हो जाए और f2 बराबर भी 4 हो जाए। तो अगेन दोस्तों ये फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट करता है, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। सेम केस फॉर अगेन यहाँ पर आप देखें कि भैया अगर ये a है और ये b है और y लेस देन x है, तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। अगर मैं कहूँगा y लेस देन x, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, तो y की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर लेस देन 1 वाला तो कोई केस ही नहीं है, इसका मतलब इस 1 की तो कोई इमेज ही नहीं है। तो भाई सीधी बात है कि ये भी आपका फंक्शन नहीं है। अब देखिए लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है, इसको आप अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका
ये आपको दिया हुआ है दोस्तों 1 2 3 4 और ये भी दोस्तों आपको दिया हुआ है 1 2 3 4। नाउ दिस इज y बराबर मैं लिखता हूँ 5 माइनस एक्स। यहाँ पर जो फंक्शन है f4 में लगाता हूँ 5 माइनस एक्स। पहले x की जगह पे 1 रखेंगे। अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो y की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 1 4 से एसोसिएट हो गया। 2 रखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। 3 रखेंगे तो दोस्तों ये वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। 4 रखेंगे तो दोस्तों ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। यानी कि हर एलिमेंट की यहाँ पर अपनी इमेजेस है। हर एलिमेंट के आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेजेस है और यूनिकली वो दोस्तों क्या है, एसोसिएटेड है। तो यही दोस्तों आपका क्या बनाता है, फंक्शन बनाता है ए टू इटसेल्फ। ओके, तो आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये एमसीक्यू आपको पसंद आए होंगे और आपको नॉलेजेबल लगे होंगे। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।